हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट फ्रेंड्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करती है क्वालिटी एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हो या वो स्टेट बोर्ड हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाती है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलेगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात से स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फॉर द ईयर 2017। इसमें जो आउटसाइड दिल्ली रीजन के जो सेट 1, 2 एंड 3 है उसे हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स 2017 में 12th क्लास में जो दो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक्स होती थी वो होती थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट आफ्टर 2020 ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका 11th क्लास में चला गया एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका 12th क्लास में आ गया। ठीक है, अब जो है हमारा जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके लिए जो क्वेश्चंस आए होंगे या उसमें हम बोलें जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें एक सेक्शन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और जो हमारा एक और सेक्शन है दैट इज सेक्शन बी, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अपने सेक्शन ए को पूरा स्किप करेंगे, रीजन बीइंग कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। हम सिर्फ यहाँ पर जो है सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब आप लोगों के मन में डाउट ये आएगा कि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो चलो ऐसे जो है हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, हम इतने सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे जो है हमारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करें मैम? तो देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, लाइक आपके जो हमारे टेस्ट पेपर सीरीज ऑफ द मैग्नेट ब्रेन्स वो भी मैंने आप लोगों को दी थी। ठीक है, जिसमें आपका हर एक चैप्टर के क्या है पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के लिए एक एक जो है टेस्ट पेपर बनाया गया है और वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने उसे देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको जो है ना प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपने इन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करो। वहां पर टेस्ट पेपर भी अवेलेबल मिलेगा आपको और टेस्ट पेपर के सोल्यूशन वाले वीडियोस भी अवेलेबल मिलेंगे। तो वो वहां पर टेस्ट पेपर्स पर जाइए, टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए और अपना जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे भी कंप्लीट कीजिए। ओके, तो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग जो है अपना सेक्शन बी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसे हम लोग सॉल्व कर दें। नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज, 2017 में पूरा एक ही टर्म हुआ करता था। ओके, मतलब कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एक ही बार एग्जाम में आता था। ये नहीं होता था कि टर्म 1 हो रहा है एंड टर्म 2 हो रहा है। ये चीज फ्रॉम द ईयर 2022 ये हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो अब जब 2022 में हम देख रहे हैं टर्म 1 एंड टर्म 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ये इस क्वेश्चन पेपर को पूरा भी अगर सॉल्व करूं तो कोई मतलब का नहीं है, बिकॉज हमारा टर्म 1 ऑलरेडी हो चुका है। टर्म 1 जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था वो कंप्लीटेड है। अब टर्म 1 के जो क्वेश्चंस हैं, टर्म 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें वापस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और कोई सेंस भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सेक्शन बी से भी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, तो दैट मीन्स कि हम लोग जो ये सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया है, सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके टर्म 2 का पार्ट है। ओके, तो आई गेस इतनी चीजें क्लियर हो गई है। अब चले हम लोग क्वेश्चंस की साइड और अपना जो ये पूरा जो हमारा
पेपर है उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो आउटसाइड दिल्ली रीजन का सेट 1 है इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसी के जस्ट जो है चलते हुए मतलब कि इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम सेट 2 और सेट 3 भी जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की साइड आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमें क्या डिफाइन करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें बताना है कि क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब हमें पता है क्या होता है, टेंडेंसी। ठीक है, मार्जिनल एडिशनल यूनिट हमें पता है, तो जो आपकी एडिशनल इनकम इंक्रीज हुई है आप उसका कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPC। ओके, तो इसका जो है इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या लिख दोगे आप, कुछ ऐसा। सो MPC इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ठीक है, MPC क्या है, रेशियो है किस चीज का, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ठीक है, सिंबॉलिकली MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। ठीक है, तो वेयर चेंज इन C इज चेंज इन कंजम्पशन, दिस इज चेंज इन इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। एकदम जो है बेसिक सा क्वेश्चन था ये हमारा, जिसमें कि ना कुछ भी जो है इधर उधर से घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं दिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हमने आंसर कर दिया। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the marginal propensity to consume is greater than marginal propensity to save, the value of multiplier will be। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसकी वैल्यू किससे ग्रेटर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से, तो जो मल्टीप्लायर की वैल्यू वो क्या होगी, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2 और इक्वल टू 5। अब देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना क्या होगी, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा MPC कितना है, 0.5 है। ठीक है, अगर MPC 0.5 है स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में आपका MPS भी क्या होगा, 0.5 होगा। वी नो 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 1 माइनस MPS इज इक्वल्स टू MPC। ठीक है, तो किसी भी वे से आप जो हो निकाल सकते हो। अब हम ये बोल रहे हैं कि ग्रेटर बनाना है हमको MPC को, तो मैं बोल रही हूँ MPC क्या कर लो, हमारा 0.6 कर लो। अब 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, तो आपका MPS आ जाता है यहाँ पर 0.4। ठीक है, ग्रेटर हो गया आपका MPC MPS से। अब क्या करना है, अब आपसे जो है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पूछी गई है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो K इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय MPS। ठीक है, इस वे में भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 0.4 है ना आपका MPS, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.4, यहां से मैं पॉइंट हटा दूं, ऊपर 10 कर देते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 2.5। 4 2s आर व्हाट 8, यहाँ पर 2 बचा है, 0 लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये बचा 5, दिस बिकम्स 2.5। तो ये क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 है, इक्वल टू 2 है और इक्वल टू 5 है, दिस इज ग्रेटर देन 2। ओके, आगे आ गई बात आप लोगों को अच्छे से समझ में कि क्या होगा अगर MPC की वैल्यू आपके MPS से ज्यादा है, तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसी होगी, वो होगी आपकी ग्रेटर देन 2। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, MPC को ले लो 0.7, तो MPS हो जाएगा आपका 0.3। ओके, अब यहां पर आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, है ना। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 3.33333, राइट। ये भी क्या है, मोर देन 2 है ना, ग्रेटर देन 2 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यार ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेटर देन 2। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में ना आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि यार पता नहीं क्या होगा, ऐसा वाला जो है आपके माइंड में आ सकता था, बट सिंपल सी चीज है कि अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो एक एग्जाम्पल लेके देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने भी तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया, पूरा जो है कुछ सेकेंड या कुछ मिनट्स लगे हैं मुझे आपको एक्सप्लेन करने में कि देखो ऐसे ऐसे हम करके देखें तो ये चीज हो रही है, तो बस इतना ही आपको भी करके देखना है, तो आपका भी जो है करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज इट इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल के साथ में हमें समझाना है कि हम जो है किसी भी गुड को फाइनल गुड और जो हमारा इंटरमीडिएट गुड है वो कैसे जो है क्या करते हैं, वो कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स को। तो किस बेसिस पर किया जाता है स्टूडेंट्स? द बेसिक, एक जो बिल्कुल एक मेन और बेसिक सी चीज है, दैट इज व्हाट, दैट इज दी यूज। ठीक है, जो एंड यूज है आपके उस प्रोडक्ट का वो कैसा है, उस यूज पर ही डिपेंड करता है, आपके फाइनल यूज पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट को फाइनल गुड बोलोगे या आप उसे इंटरमीडिएट गुड बोलोगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज दैट वेदर द गुड इज परचेज्ड फॉर फाइनल यूज और फॉर द यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, जो एक बेसिस है क्लासिफाइंग ऑफ द गुड्स वो क्या है कि क्या वो गुड परचेज किया गया है फाइनल यूज के लिए या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है। तो इन दोनों से जो है डिपेंड करता है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है कि आपका जो गुड है वो फाइनल होगा या वो इंटरमीडिएट होगा। ओके, अगर फाइनल यूज के लिए आपने उस गुड को लिया है तो वो फाइनल गुड कहलाएगा, और अगर आपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के यूज से किसी गुड को खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी होगी। All goods which are meant either for consumption by consumers or for investment by firms are called final goods। ठीक है, फाइनल गुड्स में हम क्या बोल रहे हैं कि वो सारे गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए जो है खरीदे गए हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से फर्म्स ने खरीदे हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह खरीदी है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदी है, तो वो भी हम फाइनल गुड में ही रखते हैं। ठीक है, सो दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज एंड द फाइनल यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज ओनली फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स जो है वो किस चीज के लिए बने हुए हैं या उनका क्या मतलब है कि वो जो है आपके जो फाइनल गुड्स है वो यूज किए जाते हैं फाइनल यूज के लिए, और ये जो फाइनल यूज है प्रोडक्ट का वो या तो कंजम्पशन हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बिस्किट्स, फ्लावर, क्लोथ्स are final goods when purchased by a consumer for their personal use or for satisfaction of the wants, but if same flour is used for further production then it is not a final good। ठीक है, तो जब तक आप किसी भी गुड को जो है खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के जो है एक फाइनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज कर रहे हो तो फाइनल गुड हो जाएगा, और अगर आप उसे कोई फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो फिर वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। ओके, तो आई गेस फाइनल गुड क्लियर है। अब ऐसे ही जो है इंटरमीडिएट गुड्स भी देख लेते हैं। सो ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो वो सारे गुड्स जो कि रॉ मटेरियल के वे में आप यूज करते हो, जो कि ये यूज किए जाते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, या जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, या फिर वो सेम ईयर में रीसेल पर्पस से खरीदे गए हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ओके, अब इसी का एग्जांपल लो। Flour, milk, sugar, salt, fuel, etc. when purchased by a firm in order to prepare biscuits are intermediate goods। ठीक है, अब देखो जो शुगर है वो अगर आपने आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए परचेज की है तो वो फाइनल गुड हो जाएगी, लेकिन वही सेम शुगर को आपने यूज किया है टू प्रिपेयर अ बिस्किट तो वो क्या हो गई? वो इंटरमीडिएट गुड हो गई। ठीक है, सो द क्लॉथ इफ परचेज्ड बाय अ ड्रेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट गुड। Machine if purchased by a firm for resale in the same year is an intermediate good। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, या वो गुड्स जो कि आप खरीद रहे हो वापस उसे रीसेल करने के पर्पस से, तो उन्हें भी हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स ही कहते हैं। ओके, तो आई गेस आप लोगों को क्लियर है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का जो क्लासिफाइंग फैक्टर है वो क्या होता है, और विद एग्जांपल्स आई होप सो आप लोगों को और अच्छे से बिल्कुल जो है प्रॉपरली आंसर समझ में आ गया है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। An economy is at equilibrium. From the following data, calculate the marginal propensity to save।
क्या बोला गया है हमें कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पर है और हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है आपको? इनकम गिवन है 1000, आपकी 10,000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है आपका 500 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 8000। अब आप एमपीएस कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना। हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, वी नो C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY होता है। ठीक है, BY का मतलब क्या है? ये B का मतलब क्या है? दिस इज MPC, है ना, ये चीज हमें पता है। तो अब आपके पास में कंजम्पशन है कितना? 8000। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज C बार कितना है? तो ये है आपके पास में 500। B दैट इज MPC की वैल्यू आपके पास नहीं है और इनकम कितनी है आपकी? 10,000। तो मैं इसको लिख देती हूँ 10,000 B। ठीक है, अब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स, तो मुझे किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी? B की, दैट इज MPC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक बार हमें MPC मिल गया तो उसके बाद में हमें पता है MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, है ना, ये चीज हमें पता है। तो MPS फिर आप फाइंड आउट कर लोगे, आपको MPC मिल जाएगा उसके बाद में, है ना। तो सबसे पहले हम जो है इसके हेल्प से अपना क्या फाइंड आउट कर लेंगे? अपनी जो है MPC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस 500 को मैं लाऊं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इधर पर प्लस है, इधर पर माइनस हो जाएगा। 8000 माइनस 500 विल गिव यू 7500। ठीक है, ये जो 10,000 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया 7500 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू B, दैट इज MPC। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये दोनों जीरो गए, ये दोनों जीरो गए। 75 डिवाइडेड बाय 100 बचा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरोस है नीचे, तो ऊपर जो है 75 में हम क्या देखेंगे? 2 डेसिमल्स के पहले हमें जो है अपना पॉइंट लगाना होगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.75 इज इक्वल्स टू B, दैट इज MPC की वैल्यू क्या आ गई? 0.75 आ गई। अब हमें पता है 1 माइनस MPC करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमें MPS मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज 1 माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू MPS। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इज इक्वल्स टू MPS। ऑल राइट, तो ये आ गई आपकी MPS की वैल्यू, दैट इज 0.25। ठीक है, तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। अब यही क्वेश्चन को आप सिस्टमैटिकली यहाँ पर भी देख सकते हो, अप्लाइंग द इक्वेशन, ये सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं। वेयर C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000, B इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, Y इज इनकम दैट इज 10,000 एंड C बार आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 500। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को आप पुट कर दोगे उसमें, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये हुआ आपका। इसको जब आपने पूरे को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? B इज इक्वल्स टू 0.75 दैट इज MPC इज इक्वल्स टू 0.75। ओके, अब उसके बाद में MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमें पता है। तो बस वही चीज कि अब उसको जो है थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करा है। MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC दैट इज व्हाट? 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाती है आपकी 0.25। ठीक है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ MPS इज इक्वल्स टू 0.25। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था। बस आपको आपका जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो हमारी वो जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन वो हमें अप्लाई करना था और सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी थी। तो जो है आपको आपका क्या मिल जाएगा? MPC मिल गया। उसके बाद में MPC की हेल्प से आपने MPS फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गई आप लोगों को ये चीज अच्छे से। अब इसके बाद में आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? Explain the precaution that should be taken while estimating national income by expenditure method। हमें जो है precautions बताने हैं जो कि हम लेने वाले हैं जब हम national income को estimate करेंगे expenditure method से। ठीक है, या फिर या तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर आपके पास में एक और क्वेश्चन है, आप उसे आंसर कर सकते हो। क्या है एक और क्वेश्चन? विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि क्या ये जो है ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होंगे इंडिया के, क्या चीजें हैं देखो। और आपको जो है रीजंस भी बताना है, येस नो के बाद में ही रीजंस भी बताने। ठीक है, दैट इज गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब आपका ए है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। जो प्रॉफिट
प्रॉफिट फॉरेन कंपनीज इंडिया में अर्न कर रही है वो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप बता रहे हो कि आप किसे इंक्लूड करोगे किसे नहीं करोगे, तो दिस कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, या फिर हम ये बोले इकोनॉमिक टेरिटरी, दिस वुड बी द बेटर वर्ड। डोमेस्टिक की जगह आप क्या ले सकते हो, इकोनॉमिक टेरिटरी ले सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो है एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है और उस पर डिपेंड करता है। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया की टेरिटरी में वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट है वो हम इंक्लूड करेंगे। वहीं जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम जो है वो नॉर्मल रेसिडेंस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो आपकी नेशनल इनकम है वो टेरिटोरियल कंसेप्ट नहीं होता है, जो आपकी नेशनल इनकम है वो रेसिडेंस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद में सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, जो इंडियंस की सैलरीज जो कि रशियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं इंडिया में, ये कहाँ की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है। तो जो रशिया की एम्बेसी है वो कहीं पर भी सिचुएटेड हो वर्ल्ड में, वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होती है, रशिया की। अगर इंडियन एम्बेसी है और वो अगर कहीं पर भी है पूरी वर्ल्ड में किसी भी जो है कॉर्नर में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में है तो वो रहेगी तो हमारी ही टेरिटरी, क्योंकि वो हमारी एम्बेसी है, ठीक है। तो वैसे ही जो रशिया की एम्बेसी है वो रशिया की टेरिटरी का पार्ट है, दैट मीन्स ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सो ये जो है ये इंक्लूड नहीं होगा आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, जापान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। अब उस ब्रांच ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसे आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। देखो ये जो है ना, अगर यही हम नेशनल इनकम की बात करते तो हम बोलते कि हाँ हम इसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मतलब कि वो चाहे कहीं पर भी हो लेकिन उसका जो ओनर है वो तो हमारा इंडियन रेसिडेंट है ना, ठीक है। तो जब वो रेसिडेंट इंडिया का है तो हम उसकी जो इनकम है या उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन यही बात जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो हम टेरिटरी के हिसाब से चलते हैं। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच जापान में है तो वो जापान की टेरिटरी का पार्ट है, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इसलिए ये जो जापान में सिचुएटेड ब्रांच है अगर वो प्रॉफिट्स अर्न कर भी रही है तो वो किसका पार्ट हो गई, वो जो है जापान की टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए हम उसे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है इंक्लूड नहीं होगा। ओके तो क्यों होंगे इंक्लूड, क्यों नहीं होंगे इंक्लूड, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप कौन सा कंसेप्ट देखते हो और नेशनल प्रोडक्ट में आप कौन सा कंसेप्ट लेते हो, ठीक है। इन चीजों को आपको जो है ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, अब जो है सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर कर दें, उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी जो है प्रॉपर मैनर में आंसर कर देते हैं और आंसर देख लेते हैं। So the following precautions need to be taken for correct estimation of national income by expenditure method. First वाला है to avoid double counting, expenditure on all intermediate goods and services is excluded. For example, purchase of vegetables by a restaurant, expense on electricity by a factory. ठीक है, तो डबल काउंटिंग अवॉइड करना है, इसके लिए आप लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना है कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर रहे हो तो वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किए गए हैं आप उन्हें जो है इंक्लूड नहीं करोगे अपने जीडीपी की कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इससे जो है डबल काउंटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड की जा सकेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड वाला प्रिकॉशन, government expenditure on transfer payments such as a scholarship, unemployment allowance, pension etc. are not included. जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं किस पर, ट्रांसफर पेमेंट्स जो कर रही है, ठीक है, दैट इज जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स किए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर चीजें नहीं होंगी इंक्लूड। क्यों, क्योंकि ये किसी भी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो है चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है आप ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम्स इन्हें कभी भी इंक्लूड नहीं करते हो। तो जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस करना, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स करना, ठीक है। तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद में एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम,
बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट एन करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर किस पर, सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करने पर इनकर किए जाते हैं, वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे गुड्स हैं, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, वो हमारी जो करंट फ्लो ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे हैं, इसलिए ये चीजें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ओके, फिर एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स, बॉन्ड्स और न्यू शेयर्स, बॉन्ड्स etc. Is excluded because it is mere transfer of property from one person to another. There is no production, ठीक है। तो जो भी परचेज या सेल किस चीज का, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन पर जो भी जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है उसे भी आप इंक्लूड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये मेयर क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, या हम बोले कि ट्रांसफर कर रहे हो आप चीजों को, ठीक है। ये इनकी वजह से जो है गुड्स या सर्विसेज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। ये एक मेयर क्या है, पेपर एसेट्स है, तो इसलिए इनकी भी जो एक्सपेंडिचर है, इन पर इनकर किया गया जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने नेशनल इनकम में। इनमें जो है कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए। ओके, फिर और क्या आ जाएंगे हमारे, तो चलो इतने जो है ये हो जाते हैं क्या हमारे, ये हो जाते हैं हमारे जो एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस हैं वो। अब जो इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो हम आंसर करते हैं और वाला। सबसे पहला आता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। फॉरेन की कंपनी इंडिया में सिचुएटेड है, दैट इज इंडिया की टेरिटरी में सिचुएटेड है, तो अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो हमारी टेरिटरी में ही है ना, तो इसलिए उसे हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। सो यस, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय द कंपनी विद इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ओनरशिप पर ध्यान नहीं देते, हमें जो है टेरिटरी से मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड वाला जो बी है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। So no, it is not included in domestic product of India because Russian embassy in India is not part of domestic territory of India but a part of domestic territory of Russia, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इसका जो थर्ड वाला दैट इज सी वाला जो है, दैट इज व्हाट, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। सो नो, it is not included in domestic income of India because it is not earned in the domestic territory, in the Indian domestic territory, ठीक है। वो आपकी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं अर्न की गई है, इसलिए उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस अच्छे से क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। दोनों ही जो क्वेश्चन थे हमारे, प्रिकॉशंस वाला एंड ये जो हमारे कि आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, आई होप सो ये दोनों ही जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कुछ डेटा गिवन है, इससे हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बोला गया है, लेकिन एज पर आर करेंट सिलेबस ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं करेंगे फाइंड आउट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका जो ए पार्ट है दैट इज नेशनल इनकम, इसे हम लोग करने वाले हैं फाइंड आउट, ठीक है। अब नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हम पहले डेटा देखते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, profit, dividend, interest, mixed income of self-employed, net factor income to abroad, net exports, net indirect taxes, depreciation and net current transfers to abroad, ठीक है। इतनी चीजें जो है आप लोगों के पास में क्या है, गिवन है। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, ये जो सारी जो आपके पास में वैल्यूज है, वेरिएबल्स गिवन है, ये आपके किस मेथड के हैं, कौन से पर्टिकुलर मेथड से ये है, तो ये है हमारे इनकम मेथड से। इनकम मेथड में आते हैं ये सब कुछ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये उसी में आते हैं, है ना। तो अब आपको जो है आपका जो फॉर्मूला होता है किस चीज का, इनकम मेथड का,
उसमें जो आपको एग्रीगेट मिलता है वो कौन सा होता है, NDP-8FC होता है। अब NDP-8FC की हेल्प से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, NDP-8FC निकालना है, और फिर NDP-8FC की हेल्प से आप आपकी नेशनल इनकम निकाल लोगे। अब इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इन चारों को मिलाकर जो है हम इसे ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर इसे ऑपरेटिंग सरप्लस इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीजें जो है अलग अलग गिवन है, तो हम उसे जो है वैसे ही लिख देते हैं। अब देखो इसके लिए क्या क्या आप लेने वाले हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सबसे पहले गिवन है, तो ये 2000 आप उधर इंक्लूड करोगे। उसके बाद में रेंट लोगे आप 400 का, फिर आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाएगा आपके 900 का। डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है स्टूडेंट्स वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, राइट। जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है। ये जो 100 है ये ऑलरेडी इस 900 का पार्ट है, इसलिए आप डिविडेंड को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करोगे जब आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, तो ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद में आता है इंटरेस्ट, आएगा आपका कितना 500 का। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएगी आपकी 7000 की, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप लोग लिख दोगे, इन सारी वैल्यूज की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, NDP-8FC मिल जाएगा। अब NDP-8FC से आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम, दैट इज व्हाट NNP-8FC करनी है आपको फाइंड आउट, ठीक है। NDP-8FC में आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे तब आपको NNP-8FC मिल जाएगा, तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां पर गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो अब जब टू अब्रॉड है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यहां पर आपकी जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ये माइनस की जाएगी, ठीक है। बिकॉज ये टू है इसलिए इसे हम माइनस करेंगे। अगर ये फ्रॉम होती तो हम इसे क्या करते, प्लस करते। तो अब ये जो है आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 रुपीज का इस 50 करोड़ का, या वो रुपीज करोड़ सब कुछ मिक्स कर दो, तो ये जो 50 करोड़ का ही आप इसमें से माइनस करने वाले हो, ओके। तो आपके पास में जो है आपकी NNP-8FC की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, आई गेस की क्लियर है आप लोगों को। अब इसका जो सोल्यूशन है वो देख लें हम जल्दी जल्दी से। सो NI इज इक्वल्स टू, दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू NDP-8FC प्लस NFIA, ओके। अब सबसे पहले NDP-8FC फाइंड आउट किया, COE प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमने लिखा, दैट इज COE प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। 2000 प्लस 7000 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 900, इन सबको ऐड किया तो आपको मिल गया आपका NDP-8FC कितना, 10,800 का, ठीक है। 10,800 करोड़ इज योर NDP-8FC। अब उसके बाद में NNP-8FC या फिर NI हम इसको बोल रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NDP-8FC माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। ये होगा टू अब्रॉड, फ्रॉम नहीं होगा, इस यहाँ पर लिखना माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमने किया 10,800 माइनस 50, सो दैट विल गिव यू 10,750 करोड़, ठीक है। दैट इज आपकी जो NNP-8FC है वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 10,750 करोड़ की। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसका जो बी पार्ट है दैट इज नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, वो हम नहीं फाइंड आउट कर रहे, रीजन बीइंग कि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अब, इसलिए हम उसे नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑल राइट, सो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ कंजम्पशन कर्व outline the steps required to be taken in deriving a saving curve from it, use diagram। आपके पास में एक कर्व, आपको ये बोला गया है कि आपके पास में क्या गिवन है, आपका जो कंजम्पशन कर्व है, ठीक है। अब अगर आपके पास में कंजम्पशन कर्व गिवन है तो आप उसकी हेल्प से सेविंग कर्व कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्या प्रोसेस या क्या जो है हमारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है, और आपको जो है वही स्टेप्स को क्या करना है, वही स्टेप्स को आपको लिखना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको खुद जो है डायग्राम बना के बता देती हूँ, जिससे आपको डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा और उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको लेनी है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके
उसके बाद में जो यहाँ पर आंसर लिखा है वो तो हम देख ही लेंगे एकदम सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको लिखना और ऐसा ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। तो एट प्रेजेंट अभी इस डायग्राम पर भी आप लोग ध्यान ना दें, मैं डायग्राम बना रही हूँ अभी, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्या हमारा कंजम्पशन कर्व, बना लो आप। कंजम्पशन कर्व में आपकी जो कंजम्पशन है वो स्टार्ट होगी आपके वाई एक्सिस पर किसी एक प्लेस से, ऑलराइट। यहां पर आएगा आपका कंजम्पशन, ठीक है, वाई एक्सिस पर हमने लिया कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पर क्या है हमारी इनकम, ऑलराइट। अब इसके बाद में ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कंजम्पशन का कर्व, ठीक है। उसके बाद में ये आ गई आपकी एएस, ऑलराइट, दैट इज हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये बना दी हमने। अब इसके बाद में एक और कर्व बनाना है आपको यहां पर, ठीक है। हम जब यहाँ पर एक और कर्व बना रहे हैं, या इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, मैं इसी में बना के बता देती हूँ। ये जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने जो है सी से डिनोट किया, सी इज आवर कंजम्पशन कर्व। तो ये जो ओसी वाला पॉइंट है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि इतनी जो है आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, दैट इज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आप इतना कंजम्पशन कर रहे हो। अब हमें पता है कि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना किसके इक्वल होगा, हमारा डिस सेविंग्स के इक्वल होता है, राइट। मतलब कि हमारा जो सेविंग कर्व है वो भी कभी भी जो है आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, वो नेगेटिव से ही स्टार्ट होता है। रीजन बीइंग कि कुछ ना कुछ जो है कंजम्पशन होता ही है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन इनकर किया जाता है वो आपके जो है प्रीवियस या पास्ट सेविंग्स को यूज कर जो है किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो कंजम्पशन कर्व है जहां से स्टार्ट हुआ, मतलब कि ये वाला जो है इसके बराबर, इसको जो है एकदम एग्जैक्टली सेम मेजर कर आपको आपके नेगेटिव साइड पर लेना है, ठीक है। आप जब प्रॉपर स्केल से मेजर करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इसे आप डिनोट कर देना एस साइन से, ठीक है। इसको आपने क्या बना दिया, एस बना दिया। ये जो है ये आपका माइनस सी बार हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहां पर देखें तो एक पॉइंट है जहां पर आपका ए एस और जो सी है वो इक्वल है, ठीक है। एएस हमें पता है इज इक्वल्स टू इनकम होता है। नाउ एट अ पॉइंट जब इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन हो जाएगा तो क्या इस पॉइंट पर आपकी कोई भी सेविंग्स होंगी, नहीं होंगी। इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी 100 रुपीज की इनकम है और 100 रुपीज का ही कंजम्पशन है, तो क्या मैंने कुछ भी सेव किया, नहीं किया, तो मेरी जो सेविंग है वो कैसी होगी, जीरो होगी। तो एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर जो जिसे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट पर आपकी जो सेविंग है वो जीरो होने वाली है। तो यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो और यहां पर जो है ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जो आपका एक्स एक्सिस है जिसमें कि आप इनकम शो कर रहे हो आपकी, वहां पर आपने जो है इस पॉइंट को बना दिया। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। विद अ स्केल इन दोनों को ज्वाइन करो और इसी लाइन को और फॉरवर्ड जो है लेकर चले जाओ, तो ये बन जाती है आपकी सेविंग की कर्व, ठीक है। नाउ एस एस इज योर सेविंग कर्व। प्रॉपर स्केल की हेल्प से जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट तक जाएगी और आगे जो है और फर्दर एक्सटेंड होती जाएगी, ऑलराइट। तो ये हो जाता है आपका कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व का डेरिवेशन। जो दो चीजें आपको याद रखनी है कि जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही जो है नेगेटिव में आप आपकी सेविंग्स लेकर जाओगे। सेकेंड चीज, जहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वहां से आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे और वहां पर हम बोलेंगे कि हमारी जो सेविंग्स है वो कैसी है, जीरो है। एट दिस पॉइंट सेविंग किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि आपकी इस लाइन पर लाई कर रही है। तो वहां पर आपकी सेविंग जीरो हो जाएगी और फिर फर्दर हम देख रहे हैं कि सेविंग्स जो है वो और एक्सटेंड कर दी जाएगी, ऑलराइट। तो ये बन जाता है आपका ग्राफ। यही सेम ग्राफ आपको कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको प्रॉपरली स्टेप्स आपको कैसे लिखनी है वो हम देख लेते हैं और अपने इस आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। So देखो, in the given diagram CC is equals to consumption function, OI is equals to 45-degree line showing income drawn from the origin 0, ठीक है, origin O सॉरी, यहां से यहां तक ये OI वाली जो लाइन ली गई है इस वाले ग्राफ में।
फिर उसके बाद में B इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दैट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो सेविंग। ठीक है, यहाँ पर जो है कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है इस वाले पॉइंट पर B पर, इसका मतलब है कि सेविंग्स नहीं है। ठीक है, नाउ फॉलोइंग आर दी स्टेप्स यूज्ड इन ड्राइंग सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, या कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो अब जो है कंजम्पशन कर्व से क्या चीजें या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए वो देखते हैं। सो टेक अ पॉइंट B ऑन कंजम्पशन कर्व एंड फ्रॉम इट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग इट ऑन पॉइंट B। यहां पर जो है जो हमने पॉइंट लिया है B, यहां से हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं और इसे हमने टर्म दिया है B1। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं कि ये है आपका B1। ऑलराइट, अब फिर इसके आगे take OS on y-axis of lower part as equal to OC. This gives point S from where saving curve will start. ठीक है, ये जो OC है इसके इक्वल आपने जो है एक पॉइंट लिया OS। ठीक है, जितना OC है उतना ही इक्वल आप OS लोगे और इसे आप क्या करोगे, मार्क करोगे। ये वो पॉइंट है जहां से आपका सेविंग कर्व स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में join point S and B1 and extend the straight line upwards and thus we get saving curve SS1। ठीक है, अब इस S और B1 को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो और इसे और एक्सटेंड कर दो, तो ये SS1 जो है ये आपकी क्या हो जाती है, सेविंग कर्व बन जाती है। ऑलराइट, सो इन दिस वे सेविंग कर्व इज डायग्रामेटिकल ली ड्रॉन फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो इस वे में जो है हमने सेविंग कर्व को क्या कर दिया, डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके बता दिया है कंजम्पशन कर्व से। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से, जो हमारा सेविंग कंजम्पशन से सेविंग है कैसे फाइंड आउट किया है, होप सो क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन उल्टे भी आ सकते हैं, लाइक सेविंग से आपको कंजम्पशन पर जाना है तो आप कैसे जाओगे स्टूडेंट्स, देखो उसमें भी सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम बना देते हैं अपना सेविंग का कर्व। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, अपना सेविंग का कर्व बना दे। सेविंग का कर्व तो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, तो ये नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होकर ये हमारा सेविंग का कर्व बन गया है। ठीक है, ये हो गया एस। अब इसके आगे आपको क्या बनाना है, आपका कंजम्पशन कर्व बनाना है। अब कंजम्पशन कर्व कैसे बनाओगे वो चीज समझ लेते हैं। अब कंजम्पशन कर्व के लिए क्या करो, ये जो है यहाँ पर एक आपको परपेंडिकुलर बना लेना है। आपने आपका एएस बना लिया 45 डिग्री की लाइन, ये OS जितना है उतना ही आप क्या ले लोगे, OC ले लोगे। ठीक है, उसके बाद में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये जो OC लिया है, C जहां से लिया है, इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ज्वाइन हो गई, अब इसको एक्सटेंड कर दो, ये बन गई आपकी कंजम्पशन की कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेविंग 0 थी तो यहाँ पर हमारी इनकम और जो कंजम्पशन है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई है, और OS इज इक्वल टू OC हम बता देंगे, दैट इज जितनी डिस सेविंग है उतना ही आपका क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें देखने को मिला है। और इस वे में आपकी सेविंग कर्व से आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो भी बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी वे में जो है पूछा जा सकता है कि कंजम्पशन से सेविंग बनाओ, सेविंग से कंजम्पशन बनाओ, दोनों ही जो है आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया है क्वेश्चन आप लोगों को। अब जो है विद दिस हमारा जो आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 2 है इसे पढ़ लेते हैं। सेट 2 में स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि सेट 1 में नहीं थे। देखो ऐसा होता है जो डिफरेंट सेट आते हैं ना, उनमें भी कई क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो जो सिमिलर है हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट है। ठीक है, तो सेट 2 में सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सेट 1 का पार्ट नहीं थे, या फिर सेट 1 में जो है वैसे वो हमें नहीं देखने को मिले। तो उसमें जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, दैट इज एक्सप्लेन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो आपकी इनकम है वो सर्कुलेट होती है हाउस होल्ड से फर्म्स, फर्म्स से हाउस होल्ड, इस वे में। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। अब इसको प्रॉपरली आप कैसे लिख रहे हो वो देख लेते हैं। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द कंटिन्यूअस सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम का क्या होना, फ्लो होना डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में।
Flow of money is the aggregate value of goods and services either as factor payments or as expenditure on goods and services. It is circular since it has neither any beginning nor an end. It can be explained as household sector supply factor services and spend their income on consumption. ठीक है, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली सर्कुलर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं है। आप जब एक सर्कल में देखते हो तो सर्कल का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो सेम वे में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें जो है, जो फ्लो है उसका कोई एंड नहीं है, वो चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसलिए हम उसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें क्या होता है, इसमें एक सेक्टर से जो है आपके गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं, या हम बोले कि फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को उसके बदले में क्या मिलता है, इनकम मिलता है। ठीक है, फिर इस इनकम को स्पेंड किया जाता है ऑन गुड्स जो कि इस फर्म ने बनाए, और फिर ये फर्म जो है फिर से वो जो गुड्स है, इधर से अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो गुड्स इधर ट्रांसफर कर देंगी, फिर से जो है ये हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फर्म्स को, फर्म्स फिर से इनकम देंगी, फिर उसका वापस एक्सपेंस इनकर किया जाएगा, जो हाउस होल्ड है वो एक्सपेंसेस जो है वो इनकर करेंगे और गुड्स को खरीदेंगे, तो फर्म से जो है गुड्स हाउस होल्ड में चले जाएंगे, फिर जो है आपके हाउस होल्ड जो है वो फिर से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और ये चीज जो है ये चलती रहती है। ठीक है, so the firms use these services in producing goods and other services. The households as owners of factors of production receive the payments in terms of money or reward for rendering productive services. The recipients of these incomes, that is households, in turn spend their incomes on purchase of goods and services to satisfy their wants. ठीक है, तो ये जो है ये होता है कुछ हमारा circular flow of income. Now in short, income is first generated by then services, the distributed among production units, then distributed among households for rendering productive services, and ultimately comes back to production units by way of expenditure by the households. ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती रहती है। फिर हम ये बता रहे हैं कि जो सर्कुलर फ्लो है वो दो प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। क्या है वो दो प्रिंसिपल्स? इन एन एक्सचेंज प्रोसेस द सेलर और प्रोड्यूसर रिसीव्स द सेम अमाउंट विच द बायर और कंज्यूमर स्पेंड्स, एंड सेकेंड प्रिंसिपल है कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड मनी पेड टू एक्वायर देम फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, गिविंग राइज टू अ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, आपके पास में हाउस होल्ड्स होते हैं, आपके पास में होती है फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स जो है वो फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, ये चीज है। जो फर्म्स हैं वो उनसे क्या बनाती है, इन सारे फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्शन करती है। अब जब हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हाउस होल्ड्स जो है वो वर्क कर रहे हैं फर्म्स के लिए, तो फ्री में नहीं करेंगे, तो इसके लिए फर्म्स जो है वो क्या करती है, वो फैक्टर पेमेंट देती है, किसको, हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब जो हमारे पास में मनी आता है हम उसे स्पेंड करते हैं। अब स्पेंड कर रहे हैं तो ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये स्पेंड करते हैं, इधर एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं गुड्स या सर्विस को खरीदने में जो कि फर्म्स ने बनाई है। अब जब ये एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, जब ये इन्हें मनी दे रहे हैं, तो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स जो है वापस इन्हें क्या करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अदर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के अलावा जो कुछ अदर सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करेंगी। तो इस वे में जो है ये सिस्टम हमारा चलता रहता है। सो यहाँ पर ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड मनी पेड टू एक्वायर देम फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे कि इन पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, दैट इज, देखो एक्सपेंडिचर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये चलता रहता है। और इसके अलावा एक और क्या है, दैट इन एक्सचेंज प्रोसेस द सेलर रिसीव द सेम अमाउंट विच द बायर और कंज्यूमर स्पेंड्स। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है, इनने जितना एक्सपेंडिचर किया है, हाउस होल्ड जितना एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, वो पूरा मनी जो है फर्म्स को मिलता है। और ये माना जाता है कि ये जो फैक्टर पेमेंट किया गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा मनी यूज किया जाता है
फॉर कंज्यूमिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस वे में जो है हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये ऑपरेट करता है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग डायग्राम भी बनाकर आना और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल राइट, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Explain the precautions that are taken while estimating national income by value added method, or will the following be included in national income of India? Give reasons for your answer। अब देखो सेट 1 में ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैल्यू एडेड मेथड बोला गया है और जो सेट 1 में था उसमें एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और वही जो है इस वाले क्वेश्चन पर आए तो सेट 1 में जो है डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होता है वो पूछा गया था, यहाँ पर जो है नेशनल इनकम आ गया है, ठीक है। अब नेशनल इनकम जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, इसमें कौन सा कंसेप्ट आएगा, आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो है कंसेप्ट आप यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हो, ठीक है। आप जो हो नॉर्मल रेसिडेंट्स के हिसाब से बताओगे इसका आंसर। ऑल राइट, तो देखो जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स, प्रॉफिट अर्न्स बाय द ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया एंड सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। ऑल राइट, अब चलो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे और फिर बाद में इन सबको आंसर कर देते हैं हम। तो सबसे पहले जो है प्रिकॉशंस बता रहे हैं हम किसके, वैल्यू एडेड मेथड के। तो फर्स्ट वाला है imputed rent of owner occupied houses be included because all houses have rental value irrespective of its use by self or tenant, ठीक है। तो जो imputed rent है किसका, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का, वो इंक्लूड किया जाएगा। imputed rent का मतलब क्या होता है, imputed rent का मतलब होता है कि मान लो हम किसी घर में रह रहे हैं, हम किसी रेंट के घर में नहीं रह रहे, दैट इज आवर ओन ऑक्यूपाइड, ओन खुद ही का जो है वो घर है, तो हमें जो है किसी को भी रेंट पे नहीं करना है, राइट। बट अगर देखा जाए तो उस घर की भी जो है, उस हाउस की भी जो है एक रेंटल वैल्यू तो है, तो वो जो वैल्यू है वो आपको लेनी होती है आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी जो वैल्यू है वो आपको इंक्लूड करनी है इन नेशनल इनकम, या हम बोले कि डोमेस्टिक इनकम, जो भी आप बोलना चाहो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक हाउस की जो है रेंटल वैल्यू होती है, चाहे वो टेनेंट यूज कर रहा है या ओनर यूज कर रहा है। ओके, imputed value of goods and services produced for self consumption और for free distribution should be included। जो imputed value है किसकी, goods और services की, जो कि self consumption के लिए जो है बनाए गए हैं या फिर free distribution के लिए जो है बनाए गए हैं, उन्हें भी आप include करोगे। क्यों include करोगे, क्योंकि वो goods का production तो हुआ है ना। अब जैसे कि एक जो है कोई भी एक जो पर्सन है जो कि एक प्रोड्यूसर है, उसने गुड्स बनाए, वो सेल कर रहा है, लेकिन कुछ गुड्स है, कुछ क्वांटिटी है जो कि उसने खुद के कंजम्पशन के लिए ही ली है। तो अब जो खुद के कंजम्पशन के लिए उसने लिया है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो जो है आपके प्रोडक्शन में तो ऐड हुआ है ना, आपके जो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें तो ऐड हुआ है। इसलिए जो खुद ही जो इम्प्यूटेड वैल्यू है जो कि उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, उनकी वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। Only value added and not value of output by production unit should be included। सिर्फ और सिर्फ value added हम लेंगे, value of output हम नहीं लेते हैं। हम जब value of output निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो हम value added निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, value of output माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो value added क्या है बेसिकली, कि आपके जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उनमें आपने कितनी वैल्यू को ऐड किया है, उसे हम वैल्यू एडेड कहते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडेड की, या जब हम बात कर रहे हैं इस मेथड की, तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेते हैं। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आप लोगे तो फिर उसमें जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी, बिकॉज आप जो हो, आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू आप बार बार इंक्लूड कर रहे हो। इसलिए हम हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके वैल्यू एडेड ही निकालते हैं। ओके,
उसके बाद में वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स शुड बी इंक्लूडेड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन जो हुआ है फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है, दैट इज खुद के लिए जो प्रोडक्शन किया गया है, ऐसे प्रोडक्शन जो कि आप खुद ही यूज कर रहे हो, तो उसे भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करते हो। द वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को अगर आप सेल या परचेज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड नहीं कर रहा है, और जब वो फर्स्ट टाइम बने थे तब, या फर्स्ट टाइम जब वो सेल या परचेज किए गए थे उस टाइम पर उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो अब अगर आप उसे इंक्लूड करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए जो वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है वो एक्सक्लूड किया जाता है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। जो प्रिकॉशंस हैं हमारे वैल्यू एडेड मेथड के, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। उसके बाद में आते हैं जो हमारे और वाला क्वेश्चन है वो, दैट इज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फ्लड विक्टिम्स। ये नेशनल इनकम में आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, आपको ये बताना है। सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो भाई? फ्लड विक्टिम्स को आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो, दैट इज ये काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। बदले में आप जो हो किसी भी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विस या प्रोडक्टिव सर्विसेज की डिमांड नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ उन विक्टिम्स को क्या कर रहे हो, फाइनेंशियली असिस्ट करो, फाइनेंशियली जो है हेल्प कर रहे हो। तो ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ऑल राइट, उसके बाद में प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक है जो कि इंडिया में है, अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो इंक्लूड करोगे नेशनल इनकम में। देखो स्टूडेंट्स, बैंक कौन सी है? फॉरेन है, वो सिचुएटेड है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन हमें नेशनल इनकम का बताना है। नेशनल इनकम जो है नॉर्मल रेसिडेंट के हिसाब से हम बताएंगे। तो जो आपकी फॉरेन बैंक है वो जो उसका जो ओनर है वो हमारा रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया सिंस इट इज अर्न्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में है सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में जिसमें कि इंडियंस जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं वो हमारे रेसिडेंट्स या नॉन रेसिडेंट्स हैं? वो हमारे रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो हमारे रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे रेसिडेंट्स हैं, इसलिए उनकी जो सैलरी है वो हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। सो इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया सिंस इंडियन एम्प्लॉइज ऑफ अमेरिकन एम्बेसी आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन भी क्लियर है। ये जो तीनों ही जो हमारे क्वेश्चंस थे या तीनों ही जो चीजें हमसे पूछी गई थी कि ये आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। देख लेते हैं कि Calculate the net national product at market price and gross national disposable income। अब इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स ये जो हमारा बी वाला पार्ट है दैट इज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारा ए वाला पार्ट है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हम इसे करने वाले हैं सॉल्व। देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है आपके पास में, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ठीक है। तो अब ये जो सारे हमारे पास में वैल्यूज गिवन है ये कौन से पर्टिकुलर जो है हमारे मेथड से रिलेटेड है? सो दीज आर रिलेटेड टू योर इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमें क्या मिलेगा? इनकम मेथड से हमें NDP@FC मिलेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी
प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले हम अपना एनडीपीएट एफसी फाइंड आउट करेंगे। मिक्स्ड इनकम हम लेने वाले 8000 की, प्रॉफिट हम लेंगे अपना 1000 का, रेंट हमारा 600 का आने वाला है, इंटरेस्ट भी हम इंक्लूड करेंगे अपना 700 का, उसके बाद में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम लेंगे 3000 का। ठीक है, जब हम इन 5 फिगर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपीएट एफसी मिल जाएगा। चाहिए क्या स्टूडेंट्स, हमें चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज हमें चाहिए एनएनपी एट एमपी। सो अब आपको एनडीपीएट एफसी को किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है, आप क्या करोगे, प्लस करोगे NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो आप क्या इसमें प्लस करोगे NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब NFIA गिवन है क्या, तो ये देखें अगर हम, तो हमारे पास में NFIA तो नहीं गिवन है, बल्कि क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो अब यहाँ पर अगर फ्रॉम अब्रॉड होता तो हम प्लस करते, टू अब्रॉड है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सो माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, और फिर उसके बाद में NIT गिवन है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं। तो आपके पास में ये गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के, 500 के, तो 500 आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, और कितना आप माइनस कर दोगे, आपका जो 60 है वो आप उसमें से माइनस कर दोगे एनडीपीएट एफसी में से, तो आपके पास में आ जाएगा एनएनपीएट एमपी। ऑल राइट, अब जो है इसका प्रॉपर जो फिगर्स आने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो एनएनपीएट एमपी इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने किया है एनडीपीएट एफसी को फाइंड आउट, दैट इज सीओई प्लस एमआई, दैट इज व्हाट, एमआई क्या है, मिक्स्ड इनकम, प्लस ओएस दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट लिया है। सो 3000 प्लस 8000 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 1000, बहुत ही इजीली आप इसको ऐड कर दो। 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 12,000, एंड 12,000 प्लस आपको क्या करना है, 600 एंड 700, तो ये आ गया आपका 13,300। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गई हमारी एनडीपीएट एफसी, हमें फाइंड आउट करना है एनएनपीएट एमपी। तो एनएनपीएट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपीएट एफसी माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये होगा आपका 13,300 माइनस 60 प्लस 500, तो माइनस 60 प्लस 500 किया तो हमारे पास में आंसर आ गया 13,740 करोड़। ठीक है, ये हो गई आपकी एनएनपीएट एमपी की वैल्यू। ऑल राइट, तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, विद दिस हम लोगों ने जो है अपने आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 2 था ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो है बारी आती है किसकी, आउटसाइड दिल्ली के सेट 3 की। अब सेट 3 में भी हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे या उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे सेट 1 और सेट 2 का पार्ट नहीं थे। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे उन्हें हम नहीं करेंगे वापस सॉल्व, और जो अभी तक नहीं पढ़े हमने सेट 1 और 2 में उन्हें जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो आंसर देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसी के साथ में उसका आंसर भी देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो सेट 1 में आपको बोला गया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझाओ, यहाँ पर बोला गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है ये बताओ। तो बिल्कुल इजीली हम बता देंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू दी चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसे देख लो, इसे कैसे लिखने वाले हो आप। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ change in saving to change in income. It is shown as MPS is equals to change in S divided by change in Y, where change in S is what, change in savings, और ये जो है हमारा डेल्टा Y या change in Y क्या हो गया, change in income. All right, तो ये हो जाती है हमारी marginal propensity to save. एकदम easy सा ये क्वेश्चन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। स्टॉक और फ्लो के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, उनके बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है और हमें जो है एग्जांपल बताना है दोनों के कुछ। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किए जाते हैं,
एंड फ्लो क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपर जो डिस्टिंग्विश है वो देखते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं। सो स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, ऐसी वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। और फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो उसे जो है उसमें जो हम लोग मेजर करते हैं उन्हें हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टॉक, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और वही हम फ्लो की बोल रहे हैं, सो इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। ठीक है, दैट इज, ये स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, एंड फ्लो जो है वो आपका क्या होता है, टाइम डायमेंशनल होता है। वहां पर कुछ ना कुछ आपके पास में टाइम पीरियड रहता है, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक क्या करता है, फ्लो को इंपैक्ट करता है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल है आपके पास में, उतना ही ज्यादा क्या है, आपको जो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलता है। ठीक है, जितना स्टॉक होगा उतना ही तो आप फ्लो कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है स्टॉक इंपैक्ट करता है फ्लो को, और सेम आप देखोगे कि फ्लो इंपैक्ट्स द स्टॉक। ठीक है, जो फ्लो है वो स्टॉक को इंपैक्ट करता है। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। ठीक है, जितना ज्यादा फ्लो होगा इनकम का, उतना ही ज्यादा हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉक होगा लोगों के पास में इनकम का। जितनी इनकम आपकी फ्लो होगी उतना ही जो है एक पर्सन के पास में स्टॉक बन पाएगा। एग्जाम्पल ले लो कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, और वहां हम ले लेते हैं एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे स्टॉक एंड फ्लो हो जाते हैं, स्टॉक एंड फ्लो के बीच के डिफरेंस हो जाते हैं, और इनके जो है प्रॉपर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। आई गेस क्लियर हो गया है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो फिर से इस नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है आपके पास में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेंट, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, उसके बाद में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये चीजें गिवन है। अब यहां पर देखो नेट एक्सपोर्ट्स है आपका, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। दो जो वैल्यूज हैं वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड की भी गिवन है। क्या आप दो वैल्यूज की हेल्प से आपका एक्सपेंडिचर मेथड को कंप्लीट बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वहीं देखें इनकम मेथड को, तो इनकम मेथड के काफी सारे जो है वेरिएबल्स हमारे पास में गिवन है। आपके पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है, रेंट है, इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीजें आप ज्यादा यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? इनकम मेथड यूज करोगे। आप फाइंड आउट करोगे सबसे पहले क्या, एनडीपी एट एफसी को आप करोगे फाइंड आउट। ठीक है, एनडीपी एट एफसी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप तक बहुत अच्छे से सीख गए हो, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और प्लस क्या, मिक्स्ड इनकम। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है जीएनपी एट एमपी। तो एनडीपी एट एफसी से जीएनपी एट एमपी पर जाना है। कैसे जाएंगे? नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे, तो प्लस एनएफआईए, और यहां पर फैक्टर कॉस्ट है, यहां पर मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम प्लस करेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम ये सारी चीजें जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी की जो वैल्यूज है वो ले लें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा आपका 2500 का, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 700 का, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हम ले लेंगे 7500, रेंट आ गया आपका 400, इंटरेस्ट आ गया आपका 350। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पर भी कुछ है क्या,
तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर और कुछ नहीं है हमारे एनडीपीएट एफसी के लिए। इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें एनडीपीएट एफसी मिल जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये 50 आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये जो आपका डोमेस्टिक या नेशनल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में अब आपको डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं 150 के, ये भी आप ऐड कर दोगे, और डेप्रिसिएशन आपके पास में 70 का, ये भी आप ऐड कर दोगे। तो ये सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, जीएनपीएट एमपी मिल जाएगा। तो जीएनपीएट एमपी अभी हमें पता नहीं है, उसके लिए सबसे पहले हमने एनडीपीएट एफसी निकाल लिया, ये सारी वैल्यूज को लिखा, ये जो एज इट इज मैंने अभी अभी आपको बताई वो सारी वैल्यूज हमने ली, सभी को ऐड किया तो क्या मिल गया आपको 11,450 करोड़। ये बनी है आपकी एनडीपीएट एफसी। एनडीपीएट एफसी से आप एनएनपीएट एमपी पर चले गए। अब आप एनएनपीएट एमपी पर जाओ या डायरेक्टली जीएनपीएट एमपी पर चले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एनएनपीएट एमपी में क्या किया है, एनडीपीएट एफसी प्लस एनएफआईए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने किया है, तो 11,450 इसमें प्लस किया है हमने एनएफआईए 50 का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने 150 के ऐड किए। ये सारे ऐड किए तो हमें एनएनपीएट एमपी कितना मिल गया, 11,650 करोड़ का। हमें जीएनपीएट एमपी चाहिए, अभी इसमें जो है डिप्रिसिएशन को भी ऐड करना है, तो जीएनपीएट एमपी इज इक्वल्स टू एनएनपीएट एमपी प्लस डिप्रिसिएशन, दैट इज 11,650 प्लस 70, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है 11,720 करोड़, ठीक है। ये आपकी जीएनपीएट एमपी बन गई है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा था। वही सेम प्रोसेस जो अभी तक सेट 1 और सेट 2 में हम लोग अप्लाई करते आ रहे थे, कुछ वैसी ही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अप्लाई की और अपना जो आंसर है ये फाइंड आउट किया है। सो आई गेस की जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर है, और यही क्वेश्चन नहीं बल्कि हमारा जो पूरा 2017 के आउटसाइड दिल्ली के सेट 1, 2 एंड 3 थे, आई होप सो ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगी, दैट इज कि अब जो है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, मतलब कि आपको हर एक क्लास के हर एक सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल मिलेंगे। इसके लिए आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि एक सेपरेट चैनल बना हुआ है, उसे आपको सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, फॉर योर कन्वीनियंस, हमारे जो ये वीडियोज हैं जो सारे आप लोग YouTube पर देखते हो, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड जो है वेबसाइट और ऐप पर सारे क्लासेस के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।